कभी कभी बाज लोगों को अपनी मौत का अंदाजा पहले से ही हो जाता है। भारत की तीसरी वज़ीर-ए-आज़म इंदिरा गांधी के साथ भी ऐसा ही हुआ। भुवनेश्वर में तकरीर के बाद उन्हें खबर मिली कि दिल्ली में उनके पोते और पोती की कार का हादसा हो गया, तो वो अपना सफर दरमियान में ही छोड़कर दिल्ली वापस लौट आईं। अगले दिन 31 अक्टूबर 1984 को एक मशहूर अदाकार ने उनका इंटरव्यू लेना था। ठीक 9:12 पर इंदिरा गांधी ने अपनी रहायशगाह और दफ्तर के दरमियान के विकेट गेट को पार किया। गेट पर तैनात सब इंस्पेक्टर बेअनत सिंह को देखकर इंदिरा गांधी मुस्कुराईं, लेकिन बेअनत सिंह ने अपना रिवॉल्वर निकालकर उन पर फायरिंग शुरू कर दी। जैसे ही वो जमीन पर गिरी तो गेट की दूसरी तरफ तैनात सतवंत सिंह ने अपनी स्टेन गन का पूरा मैगजीन उन पर खाली कर दिया। इन दोनों ने गोल्डन टेम्पल पर भारतीय फौज के हमले का बदला ले लिया था। 5 माह पहले 31 मई 1984 की शाम मेरठ में 9 इन्फेंट्री डिवीजन के कमांडर मेजर जनरल कुलदीप बुलबुल बरार अपनी बीवी के साथ दिल्ली जाने की तैयारी कर रहे थे। उसके अगले रोज उन्हें मनीला के लिए रवाना होना था, जहां वो छुट्टियां मनाने जा रहे थे। बरार याद करते हैं कि शाम को उनको फोन आया कि मीटिंग के लिए अगले दिन की सुबह उन्हें चंडी मंदिर पहुंचना है। वो मेरठ से दिल्ली बाय रोड गए, जहां जहाज पकड़कर चंडीगढ़ और बराह रास्त मगरबी कमान के हेडक्वार्टर पहुंचे। वहां उन्हें खबर मिली कि उन्हें ऑपरेशन ब्लू स्टार कमांड करना है और जल्द से जल्द अमृतसर पहुंचना है, क्योंकि हालात बहुत खराब हो चुके हैं। गोल्डन टेम्पल पर भिंडरावाले ने मुकम्मल कब्जा कर लिया है और पंजाब में कोई कानून और निज़ाम नहीं रहा। वो कहते हैं कि मुझसे कहा गया कि इसे जल्दी से जल्द ठीक करना है, वरना पंजाब हमारे हाथ से निकल जाएगा। मेरी छुट्टी मनसूख हो गई और मैं फौरी तौर पर हवाई जहाज से अमृतसर पहुंच गया। भिंडरावाले को कांग्रेसियों ने ही फरोग दिया था, जिसका मकसद ये था कि हकारियों के सामने सिखों का मुतालबा उठाने वाले किसी ऐसे शख्स को खड़ा किया जाए जो उनको मिलने वाली हमायत में नकब लगा सके। भिंडरावाले ने मुतनाज़ा मसाइल पर इश्ताल अंगेज तकरीरें करना शुरू कर दी और आहिस्ता आहिस्ता मरकजी हुकूमत को भी निशाना बनाना शुरू कर दिया। सीनियर सहाफ़ी सतीश जैकब को भी कई बार भिंडरावाला से मुलाकात करने का मौका मिला। जैकब कहते हैं कि भिंडरावाले से एक बार मेरी अकेले में तवील मुलाकात हुई। हम दोनों गोल्डन टेम्पल की छत पर बैठे हुए थे, जहाँ कोई नहीं जाता था। वहाँ बंदर ही बंदर घूम रहे थे। मैंने बातों ही बातों में उनसे पूछा कि जो कुछ आप कर रहे हैं, लगता है कि आपके खिलाफ कुछ एक्शन होगा। तो उन्होंने कहा, क्या खाक एक्शन होगा? उन्होंने मुझे छत से इशारा करके दिखाया कि सामने खेत हैं, 7-8 किलोमीटर के बाद पाकिस्तान की हद है। हम पीछे से निकलकर सरहद पार चले जाएंगे और वहां से छापामार जंग करेंगे। मुझे हैरत थी कि ये शख्स मुझे ये सब कुछ बता रहा है और मुझ पर यकीन कर रहा है। उसने मुझसे ये भी नहीं कहा कि तुम इसे छापोगे नहीं। 4 जून 1984 को भिंडरावाले के लोगों की पोजीशन का जायजा लेने के लिए एक अफसर को सादा कपड़ों में गोल्डन टेम्पल के अंदर भेजा गया। 5 जून की सुबह जनरल बरार ने ऑपरेशन में हिस्सा लेने वाले फौजियों को ब्रीफ किया। जनरल बरार ने बताया कि 5 की सुबह 4:30 बजे मैं हर बटालियन के पास गया और उनके जवानों से करीब आधे घंटे बात की। मैंने उनसे कहा कि गोल्डन टेम्पल के अंदर जाते हुए हमें ये नहीं सोचना है कि हम किसी मुकद्दस मकाम को बर्बाद करने जा रहे हैं, बल्कि हमें ये सोचना चाहिए कि हम इसकी सफाई करने जा रहे हैं। इस ऑपरेशन में हलाकतें जितनी कम हों उतना अच्छा है। ऑपरेशन की क़यादत करने वाले जनरल बरार की हिकमत अमली ये थी कि इस पूरी मुहिम को रात के अंधेरे में अंजाम दिया जाए। 10 बजे के इर्द गिर्द सामने से हल्ला बोला गया। काली वर्दियां पहने पहली बटालियन और पैराशूट रिजमेंट के कमांडोज को हदायत की गई कि वो जितनी जल्दी मुमकिन हो अकाल तख्त की तरफ कदम बढ़ाएं। लेकिन जैसे ही कमांडोज आगे बढ़े, उन पर दोनों तरफ से खुदकार हथियारों से शदीद फायरिंग की गई। चंद ही कमांडोज इस जवाबी हमले में बच पाए। उनकी मदद करने के लिए आगे बढ़ने वाले लेफ्टिनेंट कर्नल इसरार रहीम खान की क़यादत में 10वें बटालियन के गार्ड्स ने सीढ़ियों के दोनों तरफ मशीन गनों के ठिकानों को गैर फाल कर दिया, लेकिन उनके ऊपर तालाब की तरफ से शदीद फायरिंग होने लगी। लेफ्टिनेंट कर्नल ने तालाब के उस पार इमारत पर गोली चलाने की इजाजत मांगी, लेकिन उसे मुस्तरद कर दिया गया। कहने का मतलब यह है कि फौज को जिस मुखालिफत का सामना करना पड़ा, उसका उन्होंने तसव्वुर भी नहीं किया था। बरार कहते हैं, वो तो पहले 45 मिनट में पता चल गया था कि उनकी प्लानिंग, उनके हथियार और उनकी कलाबंदी इतनी मजबूत है कि उनसे निपटना आसान नहीं होगा। हम चाहते थे कि हमारे कमांडोज अकाल तख्त के अंदर स्टेन ग्रेनेड फेंकें। सिर्फ शुमाली और मगरबी किनारे से ही फौजियों पर फायरिंग नहीं हो रही थी, बल्कि अलहदगी पसंद जमीन के नीचे मेन होल से निकलकर मशीन गन से फायर करने के बाद अंदर गायब हो रहे थे। जनरल बुलबुल बरार याद करते हैं कि हमारी कोशिश थी कि हम अपने इन जवानों को अकाल तख्त के नज़दीक से
नजदीक पहुंचा सकें, लेकिन हमें पता नहीं था कि इनके पास रॉकेट लॉन्चर्स भी हैं। उन्होंने रॉकेट लॉन्चर्स फायर करके एपीसी को उड़ा दिया। जिस तरह चारों तरफ फायरिंग जारी थी, जनरल बरार को मजबूर होकर टैंक मंगवाना पड़े। जनरल बरार से पूछा गया कि क्या टैंकों का इस्तेमाल पहले से आपकी मंसूबाबंदी में था, तो बरार ने जवाब दिया कि बिल्कुल नहीं। टैंकों को तब बुलाया गया जब हमने देखा कि हम अकाल तख्त के नजदीक भी नहीं पहुंच पा रहे। हमें डर था कि सुबह होते ही हजारों लोग आ जाएंगे और चारों तरफ से फौज को घेर लेंगे। टैंकों का इस्तेमाल हमें इसलिए करना पड़ा कि इनके बल्ब बहुत ताकतवर होते हैं। हम उनके जरिए उनकी आंखों को चुंधियाना चाहते थे ताकि वो कुछ लम्हों के लिए कुछ ना देख पाए और हम इसका फायदा उठाकर हमला कर दें। वो कहते हैं लेकिन ये बल्ब ज्यादा से ज्यादा 20, 30 या 40 सेकंड्स तक ऑन रहते और फिर फ्यूज हो जाते हैं। बल्ब फ्यूज होने के बाद हम टैंक को वापस ले गए, फिर दूसरा टैंक लाए, लेकिन जब कुछ भी कामयाब ना हो पाया और सुबह होने लगी और अकाल तख्त में मौजूद लोगों ने हार नहीं मानी, तो हुक्म दिया गया कि टैंक से अकाल तख्त के ऊपर वाले हिस्से पर फायर किया जाए ताकि ऊपर से गिरने वाले पत्थरों से लोग डरकर बाहर भाग जाएं। इसके बाद तो अकाल तख्त को किसी और फौजी हदफ की तरफ ही समझा गया। बाद में जब रिटायर्ड जनरल जगजीत सिंह अरोड़ा ने गोल्डन टेम्पल का दौरा किया, तो मालूम हुआ कि भारतीय टैंकों ने अकाल तख्त पर कम से कम 80 गोले बरसाए थे। इस पूरे ऑपरेशन में भारतीय फौज के 83 फौजी हलाक हुए और 248 जख्मी हुए। इसके अलावा 492 दीगर लोगों की मौत की तस्दीक हुई और 1592 अफराद को हिरासत में लिया गया। इस वाक़ये से भारत क्या पूरी दुनिया में सिख बरादरी के जज्बात मजरूह हुए। ये भारतीय फौज की फौजी जीत जरूर थी, लेकिन इसे बहुत बड़ी सियासी शिकस्त समझा गया। इसकी टाइमिंग, हिकमत अमली और अमल पर कई सवाल उठाए गए और बिलाखिर इंदिरा गांधी को अपनी जान देकर इसकी कीमत चुकाना पड़ी। भारत में आज भी सिख गैर महफूज हैं और ये समझते हैं कि हिंदुत्व का प्रचार करने वाली बीजेपी सिखों को अपना दुश्मन समझती है।